नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। लालू समेत कई पर फैसला दे सकता है कोर्ट। सीएम ममता बनर्जी का ईडी रेड के खिलाफ आज मार्च। टीएमसी आईटी सेल इंचार्ज के ठिकानों पर छापे का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की मिली धमकी। ईमेल के जरिए मिली धमकी। लोक भवन के सीनियर अफसर धमकी की पुष्टि की। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर आज तीसरे दिन सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कुत्ते इंसानी डर पहचानते इसलिए काटते हैं। देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर। जनगणना 2027 पहला फेज 1 अप्रैल से सितंबर के बीच होगा। घरों की लिस्टिंग और डेटा जुटाएंगे। भीषण शीतलहर से कांपा समूचा उत्तर भारत। जनजीवन बेहाल। अभी राहत की उम्मीद नहीं। यूपी वालों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आज सुनवाई होनी है। लालू समेत कई पर फैसला दे सकता है कोर्ट। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में यह अहम सुनवाई होगी। आपको बता दें, जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आज अहम सुनवाई होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में यह अहम सुनवाई होगी। दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत में होगी इस महत्वपूर्ण विषय की सुनवाई। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आज सुनवाई होनी है। लालू समेत कई इसमें आरोपी हैं। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में आज अहम सुनवाई होगी। जमीन के बदले नौकरी मामले में घोटाले में आज सुनवाई होगी। लालू सहित कई आरोपी पर आज फैसला कोर्ट दे सकता है। क्या कुछ अहम जानकारी आ रही? तो फिलहाल हमारे संवाददाता अखिलेश, विशेष संवाददाता अखिलेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत में अहम सुनवाई होगी।
और अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक दिन के लिए बढ़ा। विधानसभा सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में हो सकती है नोकझोंक। भगत सिंह बुलेट ट्रेड पर सीएम के बयान पर हो सकता है हंगामा। सीएम रेखा गुप्ता ने भगत सिंह पर दिया था बयान। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक दिन और बढ़ा। विधानसभा सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हो सकती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, दिल्ली विधानसभा का जो सदन की कार्रवाई एक दिन और बढ़ गई है और सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो सकती है। इस बीच सत्ता पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जो पहले से चल रही है वो देखने को मिल सकती है। भगत सिंह बुलेट ट्रेड पर सीएम के बयान पर हंगामा हो सकता है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? दिल्ली सरकार ने अपने शीतकालीन सत्र को एक बार फिर विधानसभा में बढ़ा दिया है और 4 दिन के शीतकालीन सत्र में सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाया गया था और एलजी के तरफ से उस पर मुहर लगाई गई, लेकिन 4 दिन शीतकालीन सत्र के सदन में कार्रवाई न चल पाने से हंगामा लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हो जाने की वजह से जिस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार की जो महत्वाकांक्षी प्रस्ताव थे उनको उठाना चाहती थी, उन पर चर्चा करना चाहती थी, उनको पास कराने में और उन पर चर्चा कराने में अब तक असफल रही। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार के तरफ से एक दिन का शीतकालीन सत्र बढ़ाने का प्रस्ताव एलजी को दिया गया। एलजी ने उस पर मोहर लगाई और एक दिन के शीतकालीन सत्र के सदन की कार्रवाई को बढ़ाया गया। और जहां सरकार ये चाहती है कि कैग की रिपोर्ट जो 4 पेश की गई है उन पर आज चर्चा हो, दिल्ली की जनता को पता चले कि कैग की रिपोर्ट में क्या क्या खामियां अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान हुई थी, उन पर आगे की कार्रवाई सरकार कर सके और ठोस उसमें कदम उठाए जा सके और जो गड़बड़ी और पैसे की बर्बादी केजरीवाल सरकार के दौरान की गई थी उस पर खुलकर चर्चा हो। लेकिन जिस प्रकार भगत सिंह पर को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से दिए गए बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार घेरने में लगे हुए हैं और इसी तरह से भी भारतीय जनता पार्टी के समेत विधायक और भाजपा इस सरकार और रेखा गुप्ता सरकार को लगातार कटघरे में कर रहे हैं। और उसके बाद एक बार फिर कल दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के तरफ से एक और नया बयान दिया गया है कि अब अब बुलेट ट्रेन दिल्ली तक पहुंच गई है, जबकि दिल्ली तक अभी बुलेट ट्रेन की शुरुआत नहीं हुई। इसको लेकर कल एक बार फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से घेराबंदी की गई, लगातार बयानबाजी की गई और आज ये कहा सकता है कि जब दिल्ली के विधानसभा सत्र की अंदर शीतकालीन सत्र में सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो 11 बजे दिल्ली में बुलेट ट्रेन आने को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी की है कि रेखा गुप्ता सरकार को घेरा जाए। खुद मुख्यमंत्री ने बुलेट ट्रेन को लेकर जो बयान दिया है उसको कटघरे में उनको खड़ा किया जाए, दिल्ली की जनता को बताया जाए कि किस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार एक के बाद एक झूठे बयानबाजी कर रही हैं, जनता को गुमराह कर रही हैं और काम कुछ नहीं कर रही हैं और सिर्फ जनता के को भटकाने का काम कर रही हैं। इसको लेकर आज फिर सदन में हंगामा हो सकता है। आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ सदन पहुंचने की तैयारी में लगी हुई है, बैठकों का जारी है। फिलहाल सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में आज फिर जोरदार हंगामा होगा, भले ही दिल्ली सरकार की तरफ से सदन की कार्रवाई को एक दिन और बढ़ाया गया हो। हाँ बिल्कुल अखिलेश सिंह जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो सकती है। विधानसभा की सत्र की कार्रवाई एक दिन और बढ़ाई गई है। भगत सिंह बुलेट आपको बता दें ट्रेड पर बहस हो सकती है। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक दिन के लिए बढ़ा है।
तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में तीखी नोकझोंक होने की संभावना जताई जा रही। तो भगत सिंह मुद्दे पर, बुलेट ट्रेन मुद्दे पर, सीएम के बयान पर हंगामा हो सकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर, यूपी दिवस बनेगा प्रदेश की पहचान, यूपी की सामर्थ्य को मिलेगा वैश्विक मंच। सभी राजभवनों, भारतीय दूतावासों में होंगे आयोजन। मंत्रीगण प्रवासी यूपी वासियों से करेंगे संवाद। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर मुख्य समारोह, सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। विकास यात्रा पर विशेष फिल्में प्रदर्शित होगी। कस्बा गांव कस्बों की प्रतिभा को राज्य मंच मिलेगा। बिरसा मुंडा से अटल जी तक नाट्य मंचन होगा। युवाओं की भागीदारी से सजेगा यूपी दिवस। विकसित यूपी विकसित भारत थीम पर प्रस्तुतियां होंगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, यूपी दिवस जो है वो भव्यता से मनाए जाने की तैयारी चल रही है। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर मुख्य समारोह होगा और विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां और तमाम जो सांस्कृतिक झलक इस कार्यक्रम में देखने को मिल सकती है। क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है यूपी दिवस को लेकर के जो है सरकार बड़ी तैयारी के तौर पर जो है चल रही है। अभी से ही जो है प्रशासनिक आदेश जो है जारी कर दिए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, और उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि प्रेरणा स्थल पर जो है यूपी दिवस को जो है मनाया जाएगा। जिस प्रकार से जो है मंत्रीगण से लेकर के यूपी वासियों को जो है पूरा संवाद करने की बात कही गई है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि इसमें उत्कृष्ट नागरिकों को सम्मान और साथ ही साथ इसमें आयोजन के सभी प्रोग्राम जो है रखे गए हैं। गांव कस्बों से प्रतिमाओं के साथ जो है राजमंच और बिरसा मुंडा से अटल जी तक जो है सब नाट्य मंचन जो की तैयारी की जा रही है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के द्वारा पूरी तरीके से युवाओं को जो है भागीदारी के जो अवसर भी दिए जाएंगे, इसमें उनके द्वारा भी जो भी प्रोग्राम है इस मौके पर जो है किए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यूपी दिवस को मनाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार जो है प्रशासन और अधिकारियों को निर्देश जारी कर चुके हैं। उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि इसमें जो है भारतीय दूतावासों से का भी जो आयोजन किया जाए, सभी राजभवनों पर इसका आयोजन किया जाए। तो कह सकते हैं यूपी दिवस को मनाने की हर पहलू को और बड़े स्तर पर जो है तैयारी की जा रही है मुख्यमंत्री के आदेश देने के बाद। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गांव कस्बों की प्रतिभा को राज्य मंच प्रदान करेगा। आपको बता दें मंत्रीगण प्रवासी इस दौरान बिरसा मुंडा से अटल जी तक नाट्य मंचन का भी आयोजन होगा। युवाओं की भागीदारी से सजेगा यूपी दिवस। तो यूपी विकसित भारत, विकसित यूपी विकसित भारत थीम पर प्रस्तुतियां होंगी। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां शिक्षक समायोजन की जांच के लिए कमेटी बनी है, जिसमें सीडीओ की अध्यक्षता में ये जांच कमेटी बनाई गई है। डीएम की संस्तुति के बाद जारी होगी सूची। 2 से 3 दिन में कमेटी संशोधित सूची बीएसए को जारी करेगी। शिक्षकों की वरिष्ठता समेत पोर्टल पर कई खामियां बताई जा रही हैं। 50 से अधिक शिक्षकों ने लगाई गड़बड़ी की शिकायत की है, तो 50 से अधिक शिक्षकों ने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शिक्षक समायोजन की जांच के लिए कमेटी बनी है। लखनऊ से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, सीडीओ की अध्यक्षता में यह जांच कमेटी बनी है। डीएम की संस्तुति के बाद ये जांच कमेटी बनी है, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? बिल्कुल, जिस प्रकार से पूरा समायोजन को लेकर के शिक्षकों का समय, इसको लेकर जब कई शिक्षकों का जो है ट्रांसफर जो है करीब 40 किलोमीटर उनके स्थान से दूसरे स्थान कर दिया गया, इसके बाद जो है शिक्षकों के अंदर काफी नाराजगी देखने को मिली। उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया था कि अगर बीएसए के द्वारा जो है उनकी सुनवाई नहीं की गई तो वो कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, जिसको देखते हुए जो है शिक्षकों की इस प्रॉब्लम को देखते हुए जो है डीएम के द्वारा जो है सीडीओ की अध्यक्षता में जो है कमेटी का गठन किया गया है। 2 से 3 दिन में जो है पूरी कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के तहत जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से अभी तक जो है 50 से अधिक शिक्षकों ने जो है इस समायोजन में गड़बड़ी का पूरी आशंका जताई, उनका साफ तौर से ये कहना है कि ना ही उनको कोई विकल्प दिया गया और ना उनके जो सीनियरिटी को जो है ध्यान में रखा गया। पोर्टल में बहुत सारी खामियां है कि किस स्कूल में कितने बच्चे हैं और कितने शिक्षक हैं, इसका भी जो है पोर्टल पे ध्यान दिया गया और उसके बाद जो है इनका समायोजन करके जो है दूसरे स्कूल में जो है इनका ट्रांसफर कर दिया गया। यही एक उनकी समस्या थी, जिसको लेकर के अब इस कमेटी का गठन किया गया है। अब ये देखना है कि 2 से 3 दिन में डीएम को रिपोर्ट दी जाएगी और डीएम उसी के आधार पर जो है उनके समायोजन पर जो है निर्णय लेंगे। जी हाँ बिल्कुल मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीएम की संस्तुति के बाद लिस्ट जारी हुई है, सीडीओ की अगुवाई में लिस्ट जारी की गई है। 2 से 3 दिन में कमेटी संशोधित सूची बीएसए को जारी करेगी। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डीएम की संस्तुति के बाद जारी होगी सूची। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा में परिवहन विभाग की नई पहल सामने आई। दुर्घटनाओं से बचाव के लिए नई पहल, परिवहन विभाग ने टोल कर्मियों को दिलाई शपथ। सड़क दुर्घटनाओं पर कमी लाने के लिए सीएस का निर्देश। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आयोजित करने के निर्देश। जिला पंचायत की तरफ से उपलब्ध कराई गई कैटल कैचर। प्लाजा पर छुट्टा घूम रहे पशुओं से हो रही हैं दुर्घटनाएं।
रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अहम खबर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज आगरा दौरा। आपको बता दें लगभग 12:30 बजे आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। 12:40 पर जी राम जी अधिनियम पर प्रेस वार्ता करेंगे। पार्टी पदाधिकारी जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे डिप्टी सीएम। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको रायबरेली से दिखा रहे हैं, जहां 6 दिन से लापता आपको बता दें मासूम का शव मिला है। तालाब से 2.5 साल के मासूम का शव बरामद हुआ है। 2 जनवरी से खेलते हुए लापता हुआ था मासूम। एसओजी पुलिस टीम लगातार मासूम की कर रही थी तलाश। जगतपुर थाना क्षेत्र के पिछवाड़ा गांव का ये पूरा मामला है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां आपको बता दें दुधली में 9 से 13 जनवरी 2026 तक भारत स्काउट गाइड की राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजन की युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। कार्यक्रम में शामिल होने विभिन्न इलाकों से स्काउट गाइड का यहां जमावड़ा होगा। माना जा रहा है कि जम्बूरी में शामिल होने देश भर से तकरीबन 12 से 15 हजार रोवर रेंजर्स यहां पहुंचेंगे। पहली बार आयोजित होने जा रही राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी मिलना बालोद सहित प्रदेश के लिए गौरव की बात मानी जा रही। ज्वाइन कर रहा है, वहां से पहली लाइन चालू, पीछे वालों को पीछे जाने बोलो। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां संभागीय आबकारी उड़न दस्ता टीम ने नशीले इंजेक्शनों के 2 और सौदागरों पर कार्रवाई की है। टीम ने आरोपियों के कब्जे से 63 नग नशीले इंजेक्शन जब्त किए हैं। दोनों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शाम के गश्त के दौरान बंगाली चौक पर मुखबिर की सूचना मिली कि अंबिकापुर के तकिया फिल्टर प्लांट बेनीपुर के पास 2 युवक इंजेक्शन बेच रहे हैं। तुरंत कार्रवाई करते हुए सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने अपनी टीम के साथ छापा मारा। संदिग्धों को रोककर तलाशी ली। कल अभिरक्षा में रखने के बाद माननीय न्यायालय अंबिकापुर में पेश किया गया, जहां से जेल भेजा गया। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता की इस कार्रवाई से नशे के सौदागरों में हड़कंप, छोटे हों या बड़े विक्रेता, कोई बख्शा नहीं जा रहा है। सरगुजा को नशा मुक्त बनाने के अथक प्रयास जारी हैं। आ गया है अब अंबिकापुर। उसकी वाइफ का वो लगा ना, वो पहले मालूम है वो केयर कही हमारे 1-1 में थोड़े चला है, हमारे 1-1 में थोड़े चला है, बाकी सब जगह बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायगढ़ से है, जहां उद्यानिकी विभाग द्वारा पिछले आपको बता दें जिले के किसानों को उनकी आय को दोगुना करने के लिए राज्य पोषित एवं केंद्र पोषित योजनाओं से लाभान्वित कराया जा रहा है। बीते कई वर्षों से किसानों की फसलों को और उनकी आय को दोगुना करने के लिए विभाग द्वारा सार्थक पहल किया जा रहा है। इस विषय में उद्यानिकी विभाग की उप संचालक रंजना मखीजा ने बताया कि राज्य शासन और केंद्र सरकार इस सभी योजनाओं का संचालन विभाग द्वारा बेहतर ढंग से किया जा रहा है। किसानों को इसका बढ़िया लाभ भी पहुंच रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार की योजना पाम ऑयल एवं मौसमी फल एवं सब्जी की खेती पर विशेष जोर दिया गया है और किसानों को ये फसल लगवाई गई है। हमारे रायगढ़ जिले के कई किसान पाम ऑयल की खेती कर रहे हैं, बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। फसल को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो एवं किसी प्रकार के आपको बता दें प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए फसल बीमा का भी लाभ किसानों को दिया जा रहा है और उनके फसलों का बीमा कराया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान को किसान को सहन करना आसान हो सके।
हमारे विभाग में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी हैं और जो हमारे राज्य पोषित स्कीम भी है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में जो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है वो है ऑयल पाम योजना। इसमें जो हमारे किसान हैं वो यदि ऑयल पाम की खेती करते हैं तो उनको विभिन्न घटकों के लिए अलग अलग अनुदान दिया जा रहा है। जैसे कि इसमें एग्जॉटिक वैरायटी का उनको जो पौधा है जो कि जिसकी कीमत 29,000 रुपये के आसपास 1 हेक्टेयर में होती है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ ही साथ उनको फेंसिंग के लिए इसमें अनुदान दिया जा रहा है और उसके साथ में इनको बोरवेल के लिए अनुदान दिया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर राजनांदगांव से है, जहां छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। सुबह जिला न्यायालय के आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए मेल में कोर्ट में बम रखे होने और इसे उड़ाने की धमकी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और तत्काल कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। धमकी की जानकारी फैलते ही कोर्ट परिसर में मौजूद जजों, वकीलों, कर्मचारियों और आम नागरिकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब देश के विभिन्न हिस्सों में अदालतों और सरकारी संस्थानों को इसी तरह ईमेल के जरिए धमकी मिल रही है। अधिकांश मामलों में ये धमकियां फर्जी साबित हुई, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर हर बार गंभीरता से कार्रवाई की जाती है। राजनांदगांव पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। फिलहाल जांच जारी है और स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन में पैनी नजर है ताकि कोर्ट की सामान्य कार्रवाई सुचारू रूप से जारी रहे। संदिग्ध मेल है जिसके माध्यम से कोर्ट परिसर में बॉम्ब प्लांट करने का आईईडी प्लांट करने की सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होते ही राजनांदगांव जिले की बीडीएस टीम और सभी पुलिस बल मौके पे तैनात हो गए हैं। बीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा यहाँ पे चेकिंग जारी है और पड़ोसी जिलों से भी बीडीएस टीम डिमांड की गई है, वो टीम भी आ अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अंबिकापुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जी राम जी अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अधिनियम मजदूरों, किसानों दोनों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि जी राम जी अधिनियम के तहत अब मजदूरों को 100 दिनों की जगह 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। इससे मजदूरों को 25 दिनों की अतिरिक्त मजदूरी का लाभ मिलेगा। साथ ही मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। यदि समय पर भुगतान नहीं होता है तो पेनाल्टी का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम से किसान वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। फसल की बुआई और कटाई के दौरान मजदूरों की कमी को देखते हुए 2 महीने की छुट्टी का प्रावधान रखा गया है ताकि खेती किसानी के समय किसानों को मजदूरी आसानी से उपलब्ध हो सके। जी बिल्कुल जो डेडलाइन माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तय कर दिया है 31 मार्च 2026 का, वो बिल्कुल उनका संकल्प पूरा होगा। 3 महीना और माना जाए कि 3 महीना बाद छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। जी बिल्कुल जो डेडलाइन माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तय कर दिया है 31 मार्च 2026 का, वो बिल्कुल उनका संकल्प पूरा होगा। 3 महीना और माना जाए कि 3 महीना बाद छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। जी बिल्कुल जो डेडलाइन माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तय कर दिया है 31 मार्च 2026 का, वो बिल्कुल उनका संकल्प पूरा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हजारीबाग जिले के उरीमारी थाना क्षेत्र में 31 दिसंबर 2025 को दसाई मांझी के घर फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राहुल दुबे गिरोह का सफल आपको बता दें खुलासा किया है। इस कार्रवाई में गिरोह के 10 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 5 देसी पिस्टल, 17 जिंदा कारतूस और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित आनंद के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने 7 जनवरी की रात उरीमारी ओपी क्षेत्र के बधरैया फुटबॉल मैदान के पास छापेमारी की। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे अपराधियों में से 9 को मौके पर गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ अंधेरे का फायदा उठाकर फरार भी हो गए। बाद में सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अपराधी राहुल दुबे के इशारे पर रंगदारी और फायरिंग जैसी वारदात में शामिल रहे हैं। पूछताछ में उन्होंने उरीमारी सहित अन्य क्षेत्रों में की गई घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।
आप लोगों को याद होगा कि 31 दिसंबर को उलीमारी क्षेत्र में एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें दसई मांझी के घर में गेट पे कुछ अपराधियों ने गोली चलाया था और उनको डराया था, धमकी दिया था, लेवी का डिमांड किया था। इसकी जिम्मेवारी राहुल दुबे गैंग के द्वारा लिया गया था। तो इस घटना के बाद एक SIT का गठन मेरे द्वारा किया गया था। इसमें अमित आनंद जो सदर SDPO हैं, पवन कुमार जो SDPO बड़का गांव है, ललित जी इंस्पेक्टर हैं, रथु हमारे साथ हैं जो उलीमारी थाना प्रभारी हैं, और अन्य पदाधिकारी थे। हमारे जो टेक्निकल सेल के ऑफिसर्स और कर्मी हैं, ये सब लोग भी थे इसमें। खबर बलरामपुर से है, जहां शारदापुर सुलसुली में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन के ढहे छज्जे की चपेट में आकर 8वीं कक्षा के छात्र आलोक कुमार की मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मुताबिक पूर्व माध्यमिक शाला खुटहन पारा शारदापुर सुलसुली का छात्र लंच अवधि में शुलभ की ओर जा रहा था। इसी दौरान निर्माणाधीन भवन का छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया, जिसकी चपेट में आकर छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र को वाड्रफ नगर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सड़क दुर्घटनाओं में हेड इंजरी से बढ़ती मौतों पर DSP ने जताई चिंता, सुरक्षा नियमों के पालन की अपील की है। खबर अंबाला से है, जहां जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DSP क्राइम व ट्रैफिक वीरेंद्र जी ने अंबाला क्षेत्र में पिछले साल हुई सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों के आंकड़ों पर गहरा दुख व्यक्त किया है। DSP ने बताया कि सड़क हादसों में होने वाली अधिकांश मौतों का मुख्य कारण हेड इंजरी पाया गया है। DSP ने बताया कि पिछले साल हुई दुर्घटनाओं के विश्लेषण से पता चला है कि 65% से अधिक दोपहिया वाहन चालकों की मौत सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुई है, क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। यह हेलमेट घटिया गुणवत्ता का था। DSP ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को बिना हेलमेट वाहन न चलाने दें। सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन अब यातायात नियमों को लेकर और अधिक सख्त रुख अपनाएगा। कॉन्फ्रेंस जो है एक बड़े ही सीरियस मामले को लेकर बुलाई गई है, तो रिलेटेड जो है ट्रैफिक से, यातायात से, सुरक्षा से है। पहले भी जो है प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं और हमारी जो कार्रवाई है चालान वगैरह करने की वो भी चलती रहती है, लेकिन जो है इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी जो है कुछ बात हम अपनी पहुंचाना चाहते हैं कि 2024 में अंबाला में जो डेथ हुई हैं तो वो 70% डेथ जो है 2 व्हीलर्स पे हुई है, और उस 70% डेथ में से 65% जो डेथ हैं वो हेड इंजरी से हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस आदमी ने हेलमेट डाल रखा था तो वो बच गया, और जिसने हेलमेट नहीं डाल रखा था तो वो उसकी डेथ हो गई, और 65% जो है हेड इंजरी से होना, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर सिरसा से है, जहां जिले में वीरवार को एक पाकिस्तानी गुब्बारा पाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ देर के बाद ASP फैसल खान भी मौके पर पहुंचे और गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि बॉर्डर एरिया होने के कारण ऐसा हुआ है, इसे कब्जे में ले लिया गया है। मदन लाल ने अपने खेत में गुब्बारा देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद ASP फैसल खान और जीवन नगर चौकी इंचार्ज घटनास्थल पर पहुंचे। इसकी सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। केसरिया सफेद रंग पाक लिखा गुब्बारा
गुब्बारे का रंग केसरिया और सफ़ेद है। इस पर एक तरफ पाक लिखा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अंकित है। वहीं एसपी फैसल खान का कहना है इस तरह की पहले भी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। गुब्बारे को कब्जे में लिया गया है और इसके लिए इसको जांच के लिए भेजा गया है। देखिए, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं इन्होंने जीवन नगर चौकी में इंफॉर्मेशन दी थी कि एक गुब्बारा मिला है जिस पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लिखा हुआ है। तो उसी के संबंध में पुलिस और मैं भी यहाँ पे आया हूँ और इसको लेके हमने जो भी जांच एजेंसीज़ हैं नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित हैं उनको हमने इंफॉर्मेशन दे दी है। और मैं आपके माध्यम से लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि इससे कोई डरने की या पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का कोई भी उनको अगर संदेहजनक वस्तु अपने इलाके में मिलता है तो जैसे आज किया है उसी तरीके से वो पुलिस को अपना इन्फॉर्मेशन दें और आगे की जो जांच है उसमें निकल के आएगा कि क्या था इसका पीछा, रीज़न क्या था, क्यों आए थे। की और कार से स्टंटबाजी करना 3 युवकों को समय महंगा पड़ गया है जब गुरुग्राम पुलिस ने तीनों को कार सहित धर दबोचा। दरअसल स्टंटबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आरोपी गुरुग्राम के थाना आपको बता दें बॉन्डसी क्षेत्र में सिग्नेचर ग्लोबल दक्षिण कंपनी के पास एक्सप्रेस वे पर एक कार में सवार होकर खिड़कियों से बाहर निकलकर जानलेवा स्टंटबाजी करते दिखाई दे रहे थे, जिस पर गुरुग्राम पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 3 आरोपियों को कब्जे में ले लिया। देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा था जो कि गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आया, जिसमें एक गाड़ी चालक अपनी गाड़ी की खिड़कियां खोल के और स्टंटबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये मामला जो है थाना बॉन्डसी के क्षेत्राधिकार का होने के बाद में संबंधित धाराओं के अकॉर्डिंग इसमें अभियोग अंकित किया गया और आज उसमें जो स्टंटबाजी करते हुए जिन्होंने अपनी जान और दूसरों की जान को जोखिम में डालकर ये कार्य किया है उसमें 3 एक्यूज अरेस्ट किए गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिवनी जिले के शराब कारोबारियों के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब भोपाल से आई एक्साइज विभाग की विशेष टीम ने सिवनी की शराब दुकानों पर अचानक धावा बोल दिया। ये कार्रवाई जिले की लूघरवाड़ा स्थित शराब दुकानों में की जा रही है। भोपाल से पहुंची 7 सदस्यीय विशेष टीम लूघरवाड़ा की दुकानों के भीतर स्टॉक और शराब की गुणवत्ता की बारीकी से जांच कर रही। टीम ने दुकानों को अपने घेरे में लेकर रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया। प्रशासन को पिछले लंबे समय से जिले में शराब की बिक्री को लेकर गंभीर शिकायतें मिल रही थी। शराब को तय एमआरपी से कहीं अधिक कीमतों पर बेचे जाने की शिकायत, ब्रांडेड बोतलों में मिलावटी या नकली शराब भरकर बेचने की आशंका है।
वहीं अगली खबर की ओर, खबर डिंडोरी से है, जहां जिले में पहली बार पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना का लाभ लेते हुए गंभीर बीमारी से ग्रसित एक छात्रा को इलाज के लिए भोपाल भेजा गया है। 21 वर्षीय छात्रा रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर से पीड़ित है और उसका इलाज लंबे समय से चल रहा है। 2 दिन पहले छात्रा को जिला अस्पताल डिंडोरी में भर्ती कराया गया था। जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन की त्वरित पहल के बाद छात्रा को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस के माध्यम से डिंडोरी से भोपाल रेफर किया गया। एयर एम्बुलेंस से समय पर इलाज की सुविधा मिलने से छात्रा को बेहतर उपचार का मौका मिल सका। इस दौरान जिला प्रशासन का पूरा अमला मौजूद रहा। वहीं छात्रा के परिजनों ने सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के लिए शासन और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जनश्री एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत ये योजना है, जिसमें दूरस्थ क्षेत्रों में कोई गंभीर बीमारी वाले हैं तो उनको हम एम्बुलेंस से माने जो एयर एम्बुलेंस है इससे भेजते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के वाहन हैं। एक जहाँ पर एयर स्ट्रिप नहीं है वहाँ ये चॉपर या हेलीकॉप्टर हमारे सामान्य शब्दों में बोलते हैं, वो हेलीपैड उतरता है, और जहाँ एयर स्ट्रिप है वहाँ विमान आता है। तो इस प्रकार से जैसे अगर हमको जबलपुर से भेजना हो तो विमान की सुविधा रहेगी, लेकिन डिंडोरी से भेजना तो चौपर की सुविधा दी जाती है। कीर्ति चंदेल करके एक बच्ची है 21 वर्ष की, इसको रीढ़ की हड्डी का ट्यूमर है, जिसका इलाज पहले रायपुर एम्स में हुआ था, लेकिन वो फिर से वो ट्यूमर रिकरेंस हुआ है और फैल भी रहा है। तो अब इसके इलाज के लिए भोपाल एम्स भेजा जा रहा है, जिसके लिए एयरलिफ्ट कर रहे हैं पेशेंट को। सर अभी बच्ची की क्या स्थिति है? अभी बच्ची स्टेबल है, लेकिन उसको कैंसर है तो उसको फर्दर इलाज करना जरूरी है। हमारी बच्ची को 6 माह से कमर से नीचे पूरा शून्य ट्यूमर बताया जा रहा है और हमने रायपुर एम्स में इलाज कराया उसका, और इलाज कराने के बाद में उसको कोई आराम नहीं है। हम कल 3 बजे यहाँ जिला अस्पताल में आई और यहाँ आकर के और डॉक्टरों को दिखाया, बताया, तो उनने हमारी गुहार सुन करके और फिर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करके और भोपाल भी। खबर भिंड से है, जहां आलमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांगेपुरा गांव में 2 महीने पहले हुई 70 वर्षीय बुजुर्ग शिवनारायण कौरव की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने इस अंधे कत्ल में मृतक के ही भतीजे शिवरतन कौरव, नाती महेंद्र कौरव और गांव के निवासी बादाम सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और सरिया भी बरामद कर लिया गया। हत्या के बाद से मामला अंधे कत्ल का बना हुआ था। जाँच के दौरान पुलिस घटनास्थल से जिसको फरियादी रामपाल कौरव निवासी आंगेपुरा थाना आलमपुर द्वारा उसके पिता शिवनारायण कौरव की 75 वर्षीय शिवनारायण कौरव की हत्या के संबंध में उसके हार पर तो सोते समय किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से मारकर हत्या की जाने के संबंध में रिपोर्ट की थी, जिस पर थाना आलमपुर में हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।